हेलो डियर स्टूडेंट। जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था उसका ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम सेक्शन डी एंड ई दोनों कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन वैसे हमने कल कराया था लेकिन सॉल्व मतलब इसके आंसर नहीं थे, ओरली ही करा दिया था। ठीक है, तो आज इसका मैं आंसर भी लिख के लाई हूँ। तो यहाँ पर तो ये पैराग्राफ था, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा लास्ट टाइम भी। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। Name the two types of specialized cells which carry out primary and secondary immune response. तो कौन सी सेल्स होती हैं? तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट के थ्रू होते हैं, है ना। ये जो बी सेल होती है, बी सेल हमें पता है ना कहाँ बनती है और मैच्योर होती है? बोन मैरो में। ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए। एंड बी सेल जो होती है डिफरेंशिएट किस में होती है? प्लाज्मा, प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। और जो टी सेल होती है हमारी वो मेच्योर कहाँ पे होती है? थाइमस में मेच्योर होती है, दैट्स वाई इसको टी सेल बोलते हैं। एंड डिफरेंशिएट होती है ये टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी रेगुलेटरी सेल में। और जो ये टी हेल्पर सेल होती है इन्हीं का मतलब काम होता है कि ये बी सेल को स्टिमुलेट करती है, प्लाज्मा बी सेल बनवाती है, फिर ये प्लाज्मा बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है ना। एंटीबॉडी मैंने वाई शेप में ऐसे बना दी, वाई शेप की होती है ना ऐसे करके। ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है ना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या पूछा है। वाई इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी आर ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो लिम्फोसाइट, जैसे कि बी लिम्फोसाइट ने प्रोड्यूस की तो वो ब्लड में जाती है एंड फ्लूइड, ब्लड फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होते हैं जिनको ह्यूमर्स बोलते हैं, और वहीं पे जाके वो एंटीजन को जो है, एंटीजन पर जो भी एंटीजन होगा उनको मतलब न्यूट्रलाइज करेगी। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेकेंड, यहाँ पे पूछा है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो रिजेक्टेड भी हो जाता है इफ सुटेबल कॉम्पिटेबल पर्सन जो है, मतलब क्या हो अगर किसी पर्सन में हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया लेकिन वो क्या हुआ, वो सुटेबल नहीं है उसके लिए, उसका वो कुछ चीजें उसमें अलग थी, थोड़ा सा भी मतलब चीजें, तो वो उसको अगर इम्यून सिस्टम को ऐसा लगे कि ये अननोन है, ये मतलब सेम टाइप का नहीं है, तो मतलब वही कि वो सेल्फ नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि वो नॉन सेल्फ है। तो मतलब हमारे इम्यून सिस्टम के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है। दैट्स वाई उससे पहले बहुत सारी टेस्टिंग होती है कि भाई ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए और बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैच होनी चाहिए, तभी वो जो है रिजेक्ट नहीं करता, वरना तो रिजेक्ट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो सेल्फ नहीं है, तो हमारी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इसी वजह से जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होते हैं ना वो रिजेक्टेड होते हैं। और फिर इन्होंने पूछा है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है, नेम द टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, तो ये इसमें कौन सी सेल यूज होती है, तो इस रिस्पॉन्स को सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर टी लिम्फोसाइट यानी कि स्पेशलाइज अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो सी टाइट वो साइटोटॉक्सिक जो सी टी सेल होती है ना, साइटोटॉक्सिक। ठीक है, टी भी डिफरेंट टाइप की है ना, पीछे बताया आपको, टी हेल्पर होती है, साइटोटॉक्सिक होती है, रेगुलेटरी होती है। जो ये साइटोटॉक्सिक होती है ना, साइटोटॉक्सिक सेल होती है, ये काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे डिफर करती है पैसिव इम्यूनिटी से? तो भाई कैसे? एक्टिव में आ जाएगा क्या? एक्टिव में एक तरीके से एक्टिव से समझ जाओ, एक्टिव यानी कि हमारी बॉडी ने वो प्रोड्यूस की। ठीक है, पैसिव होती है हमारी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं करती, बाहर से ही रेडीमेड हम एंटीबॉडी जो है मतलब मतलब वही कि बाहर से उन्होंने रिसीव किया है, बॉडी में बाहर से इंजेक्ट की जाए, इफ दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। और अगर हमारी बॉडी किसी एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब एक्टिव में क्या होगा, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, उसने किसी को एंटीजन को पहचान लिया, अब उसके पास वो उसकी एक फोटो रख लेगा, मतलब हमारे सिस्टम इम्यून सिस्टम के पास होती है मेमोरी, तो वो मेमोरी
रख लेगा एंड नेक्स्ट टाइम अगर वो अटैक करेगा तो वो फास्ट उसको वो खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे उसके इफेक्ट को। और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, लॉन्ग लास्टिंग होगा, है ना। और यहाँ पे ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ये सब प्रेजेंट होगी, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, अब वो सेल उसको मार देंगी। तो मेन चीज तो यही है कि आपको याद रखना चाहिए कि बॉडी प्रोड्यूस करती है और इसकी मेमोरी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी जाएगी हमारी बॉडी के थ्रू। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि इसकी मेमोरी नहीं होगी, क्योंकि बाहर से हमने एंटीबॉडी दी है, बाहर से इंजेक्ट की है, और ये शॉर्ट लिव्ड होगी, बाहर से दी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर वही दोबारा से उन्होंने बोला कि बाहर से आई है, तो मेन चीज ये है कि बाहर से दी जाएगी, कोई मेमोरी नहीं होगी, शॉर्ट लाइफ होगी। और मेन चीज ये है कि इसका एग्जाम्पल देखो कि भाई जैसे कि हम वैक्सीनेशन कराते हैं ना, किसी चीज का वैक्सीन लगवाते हैं, वो इसीलिए वैक्सीन में हम एक तरीके से उस एंटीजन की हमने फोटो दे दी, कोई ऐसी चीज दे दी पार्ट कि भाई अगर ये वाला एंटीजन है बहुत बुरा है, रख लो तुम, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी अब तैयार हो जाएगी कि अगर वो रियलिटी में हमें इन्फेक्शन होगा उसका, तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है हम, हमारे पास उसकी फोटो है, तो उसके अगेंस्ट बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होगा हमारे इम्यून सिस्टम का। या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके अगेंस्ट भी, अब नॉर्मली बहुत सारे इन्फेक्शन हमें डेली मतलब होते रहते हैं, कुछ चीजें होती है जिनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही उन्हें खत्म कर देता है। नॉर्मली भी हम कितने बैक्टीरिया हमारे खाने में जाते रहते होंगे, और नॉर्मली भी इंसान कितना काम करता है डस्ट के थ्रू या कैसे भी, ठीक। तो हमेशा तो हम बीमार नहीं होते ना, कि हम बिना हाथ हाथ धोए रेगुलरली खाना खाए, लेकिन हमेशा तो नहीं होते ना, कई बार क्या होगा हमारा इम्यून सिस्टम उनको उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उन्हें मार देगा, ठीक है। फिर नॉर्मली भी जब हमें इन्फेक्शन भी होता है तो एक टाइम बाद हम रिकवर करने लगते हैं, ठीक है, वो कैसे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। लेकिन इफ वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट ढंग से मतलब उनसे लड़ भी रही है, वो खत्म नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हम और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, तो इसीलिए हम मेडिसिन लेते हैं ताकि हमें हेल्प मिले। बाकी तो हमारी बॉडी होती ही खुद ऐसी है कि भाई वो फाइट करना जानती है, उसके पास है कैपेसिटी, लेकिन एक होता है कि भाई कितने को वो झेल सकती है, कितना स्ट्रोंग हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। बाकी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है जैसे मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो फीटस होता है, फीटस फीटस में जो है आईजीजी जाती है ना। एंड ऐसे ही चाइल्ड जब होता है अर्ली एज में, मदर से उसके पास कौन सी आती है, आईजीए आती है मिल्क के थ्रू, है ना, मिल्क में होती है जो अर्ली जो मिल्क होता है ना बेबी होने के बाद आफ्टर डिलीवरी कुछ टाइम तक जो मिल्क होता है उसमें, तो यहाँ पे पता है मैटरनल एंटीबॉडीज। और दूसरा इसका एग्जांपल है जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि कोई स्नेक बाइट हो जाए तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी दी जाती है, या फिर टेटनस, या फिर और भी हो सकते हैं डिप्थीरिया वगैरह, है ना। जब हमारी बॉडी जो है ना मतलब इतना वेट नहीं कर सकती कि हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें, तो उससे पहले ही हमें बाहर से एंटीबॉडी डॉक्टर को देनी पड़ती है, ठीक है। फिर आते हैं, यहाँ इन्होंने पूछा है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पैराग्राफ दिया है, प्रोसेस होती है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जाती है, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं गैस। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज होता है कॉम्प्लीमेंटरिटी का यूज होता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन में मतलब, एंड इसमें जो होता है हमें इस जो मिलेगा एक्सेप्ट यूरेसिल, हमें मतलब थायमीन जो है, थायमीन के बदले यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, मेन एंजाइम पूछा है, इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूज होता है, जब जैसे कि ये हमारा डीएनए है और इससे यहाँ आरएनए बन रहा है, तो यहाँ पर यूज होता है डीएनए, यहाँ दिया भी होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ये दिस एंजाइम जो है ये एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, ठीक है, मेन एंजाइम है ये, ओके। लास्ट लेक्चर में हमने आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स देखे थे, पॉलीमरेज 1 2 3, है ना। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन सा एंजाइम होता है, क्योंकि डीएनए से कॉपी कर रहा है इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए में, तो डीएनए डिपेंडेंट इसलिए बोला है इसको, और बाकी ये आरएनए बना रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। फिर सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉर्मली तो रिकॉग्नाइज करने का मतलब, नॉर्मली अगर ऐसे ही रफली हम देखें तो होता है कि इफ ये डीएनए है हमारा, ठीक है, और हमें आरएनए बनाना है, तो जिसका सीक्वेंस 3 to 5 साइड होगा, क्योंकि वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, उसको टेम्पलेट की तरह यूज करके आरएनए बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। एंड अदर जो स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन वाला,
दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारा आरएनए, एमआरएनए भी या आरएनए जो भी बना रहे हैं हम, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। तो ये बोला है कि जो अपर स्ट्रैंड है ये वाला होगा हमारा टेम्पलेट 3 to 5 डायरेक्शन वाला। ठीक है, और ये जो 5 to 3 डायरेक्शन वाला है ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लोअर स्ट्रैंड जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। और कोडिंग स्ट्रैंड की खासियत होती है कि उसका जो सीक्वेंस होता है ना बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड का एकदम आरएनए के जैसा ही सीक्वेंस रहता है। फर्क क्या होता है, टी के बदले यू होता है, और जबकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके आरएनए बनता है। जैसे कि आरएनए बनेगा, एमआरएनए बन रहा है, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर यू आएगा क्योंकि आरएनए में टी नहीं आता। अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी आएगा एमआरएनए में। ठीक है, इफ ये टेम्पलेट है तो। ठीक, टेम्पलेट का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हमारे लिए, एनकोडिंग के सिमिलर होता है। ठीक, और क्या दिया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि ये सी और डी इनको आइडेंटिफाई करना है, उनका सिग्निफिकेंस बताना है, इनकी लोकेशन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सी एंड डी। अब जो ये सी और डी है ना, ये क्या है, इनकी लोकेशन, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही मिल सी रहे हैं। तो ये सी और डी जो है, ये दिस लोकेशन इज प्रोमोटर, ये प्रोमोटर वाली जगह है जहां पर आके हमारा आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा और आरएनए बनाना शुरू करेगा। एंड ये जो है ये टर्मिनेटर सीक्वेंस है, जहां से मतलब क्या होगा, ये बोला ना टर्मिनेटर इज लोकेटेड, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये रुक जाएगा, यानी कि जो आरएनए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है ये सी और डी को रिकॉग्नाइज करना है, ये है क्या। तो ये जो सी है यहाँ पर ये है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पूछा बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यानी कि यहाँ से बिगिनिंग होगी ट्रांसक्रिप्शन की, और अभी हम इसके बारे में कुछ और बताएंगे। और ये डी वाला जो है टर्मिनेटर है, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। अब क्या होता है, ये जो प्रोमोटर होता है इसका जो है मतलब यही डिसाइड करता है, प्रोमोटर ही डिसाइड करता है कि कौन से स्टैंड को हम यूज करेंगे एज ए टेम्पलेट और कौन से स्टैंड को हम यूज करेंगे एज ए कोडिंग स्टैंड। अगर मतलब प्रोमोटर हमेशा ना कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं। प्रोमोटर जो कोडिंग स्टैंड होगा ना उसके 5 प्राइम साइड होगा, ये जिसके भी 5 प्राइम साइड पे प्रोमोटर लगा होगा उसको हम समझ जाएंगे ये कोडिंग है। यानी कि अगर यहाँ प्रोमोटर है, प्रोमोटर लगा हुआ है, सो ये जो होगा, जो जिसकी 5 प्राइम है वो क्या होगा, कोडिंग होगा, और जो उसका दूसरा स्टैंड होगा दैट इज टेम्पलेट। ओके, तो ये समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। तो मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोर आ गया यानी कि फीमेल वाला बनेगा। ठीक है, फीमेल पार्ट, जो फीमेल जो स्पोर बनेगा। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गेमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होगा ना ओव्यूल के अंदर, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनता है, पोलिन ग्रेन होता है। ठीक है, मेल वाला पार्ट बनता है। हम मेल वाला पहले देख चुके हैं ना। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होती प्रोसेस होती है जिसमें हेप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। ठीक है, और किससे बनता है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड का मतलब क्या होता है, हेप्लॉइड यानी कि एन, जो कि जिसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो सबके। और जब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। यानी कि डिप्लॉइड से, डिप्लॉइड जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, मान लो कोई मेगास्पोर मदर सेल है वो 2n है, उससे हेप्लॉइड एन के जो है स्पोर्स का बनना, दैट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये ओव्यूल के अंदर का पार्ट है। ये ओव्यूल में जो चेलेजल मतलब सॉरी जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस के अंदर जो है मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। इनके बीच में देखो ये यहाँ पे ये न्यूसिलस प्रेजेंट है और यहाँ पर ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट है। अब मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर होगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा। मियोसिस पता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर, ये जो होता है इसका क्रोमोसोम
ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n, ये डिप्लॉइड होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट, इससे 2 सेल बनी यहाँ पे, एक ये एंड एक ये, ठीक है, डायड बन गया। देन फिर मियोसिस सेकेंड हुआ एंड यहाँ पर 4 सेल बन गई, ये सारी इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये हैप्लॉइड होंगी, ठीक है, 4 सेल बन गई। अब 4 में से जो होती है 3 डिजनरेट हो जाती है, ठीक है, 3 जो होगी डिजनरेट होगी, क्योंकि अब उन्हें जो फूड मिल रहा है अब वो सब में बढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई एक ही अच्छे से जर्मिनेट कर लो, एक को ही सारा खाना दे दो ताकि वही अच्छे से बढ़ जाए, ठीक है। तो एक सेल होगी, अब इस एक सेल के अंदर क्या होगा, ये आगे का स्टेप यहाँ दिखाया है कि जैसे ये एक सेल है, एक से जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड हुए, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है ना, न्यूक्लियस हुआ डिवाइड, एक से 2 न्यूक्लियस बन गए, अब फिर से होगा माइटोसिस, 2 से 4 न्यूक्लियस बने, फिर से होगा डिवीजन, 4 से 8 न्यूक्लियस बने। अब जो ये 8 न्यूक्लियस बने हैं इनमें से 3 इधर चले जाएंगे और इनमें से 3 इधर, और बीच में 2 रह जाएंगे, ठीक है, 3 इधर चले गए, 3 इधर, बाकी फिर इनका मतलब जो सेल डिवीजन है वो भी हो गया। तो उसमें क्या होगा, 3, देखो अब याद रखना है, माइक्रोपाइलर एंड होता है एक, और दूसरा होता है चेलेजल एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पर जो जाएंगी तो उनमें बनेगी, देखो इनमें ये वाला उल्टा कर दिया है, माइक्रोपाइलर एंड पर जो होंगी 3 सेल होंगी और 3 सेल होगी चेलेजल एंड पर, जो 3 सेल माइक्रोपाइलर में है उनमें एक बनेगी क्या, सिनर्जिड, मतलब 2 बनेगी सिनर्जिड, एक बनेगा एग, एग सेल, और इधर बनेगी तीनों बन जाएगी एंटीपोडल सेल, चेलेजल की साइड बनेगी एंटीपोडल सेल एक ही तरह की, और जो ये सिनर्जीड और एग जो होगा ना वो माइक्रोपाइलर की तरफ होगा, ठीक है, और ये बन गया। देन बीच में जो है 2 न्यूक्लियस रह गए, तो यहाँ पर इनकी ये तो बन गई प्रॉपर सेल, इनके बाहर सेल अलग अलग डिवाइड हो गई है, ये 3 सेल हो गई, ये 3 सेल हो गई, और बाकी एक ये बीच वाली सेल रह गई, इसमें रह गए 2 न्यूक्लियस, तो ये पोलर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियस हैं ये लेकिन सारे देखो क्या से डिप्लॉइड से, जैसे मियोसिस होकर हैप्लॉइड बनी, एक सेल रह गई, तीन डीजनरेट हुई, अब उनमें माइटोसिस होकर ऐसे न्यूक्लियस बने, एंड ये सब कैसे होंगे, ये सब हैप्लॉइड होंगे, है ना, सब हैप्लॉइड है, क्योंकि ये हैप्लॉइड था, इसके पास क्या था, एक सेट ऑफ मतलब एक सेट था सब क्रोमोसोम्स का, तो ये सब हैप्लॉइड है। और यहाँ पर बीच यहाँ पे बचे हैं 2 बीच में, जो पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ क्या बताया इन्होंने, मेगास्पोर्जेनेसिस में क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है, इन द न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो न्यूक्लियस पार्ट है उसमें हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, एंड फिर उसमें मियोसिस होगा, एंड मियोसिस में जो है लीनियर टेट्राड बनेंगे, लीनियर टेट्राड बने हैं ना 4, और उनमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा, जो फंक्शनल होगा वो फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होगा, ठीक है, फीमेल, ये है फीमेल गेमेटोफाइट, ये एक जो बचा है ना इनमें से, अब ये डेवलप होगा एंड फर्दर ये बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट, दिस इज फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर। तो सेकंड पूछा इन्होंने, यहाँ पर मेच्योर एम्ब्रियो सेक की स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब ये ओव्यूल है, ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर दिस इज एम्ब्रियो सेक, इस तरह से, मतलब एनसीईआरटी में ये ऐसे दिया है, इन्वर्टेड दिया है, कुछ बुक्स में ये ऐसे भी प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे भी दिया होता है कुछ बुक्स में। अब ये हो गया इस साइड चलेजा लैंड, ये इधर जो ओपनिंग वाला है ये हुआ माइक्रो पाइलर एंड, तो मोस्टली जो पोलिनेशन होता है ना इधर को होता है, इधर साइड को पोलिन, जो पोलिन ट्यूब आएगी ना वो इधर से आएगी, और इधर जो ये प्रेजेंट है ये सिनर्जिड प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर ये एग सेल प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, एंड ये एंटीपोडल सेल, ये तो तीनों, अब देखो यहाँ से पोलिन ट्यूब आएगी और ये जो है सिनर्जिड ये हेल्प करती है, ठीक है, इनमें ये फिलीफोम एपरेटस है ना ये हेल्प करेंगी, और ये फाइनली ये हमारी एग सेल होती है, इसके साथ फ्यूज होगा, इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, इससे बनेगा जाइगोट, एंड जो ये बीच में जो ये एग सेल प्रेजेंट है ना, मतलब जो ये सॉरी एग तो ये वाली है, ये वाली जो बीच में जो सेंट्रल सेल प्रेजेंट है और ये पोलर न्यूक्लियाई है, एन एन इनमें 2 एन है ना, एक एन ये एक ये और एक एन बाहर से आएगा, देन ये 3 एन जो बनेगा ना 3 एन ट्रिप्लॉइड हो जाएगा ये, और इससे ये बनेगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, एंड जो ये एग है इसके साथ एक फ्यूज करेगी
सेल वो बनाएगी क्या, हमारा जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। ये पोलन ग्रेन होती है, उसमें जर्म सेल होती है ना, एक जर्म सेल होती है, और ये होगी उसकी वेजिटेटिव सेल होती है। जो वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगी, जर्म सेल डिवाइड हो जाएगी दो में, है ना, ये दो बन जाती है। ये दो में से एक इसके साथ फ्यूज करेगी, इनके साथ, और एक फ्यूज करेगी इस एग के साथ। जो एग के साथ फ्यूज करेगा उससे बनेगा क्या, हमारा जाइगोट। एंड जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेंगी उससे बनेगा हमारा एंडोस्पर्म। तो हम क्या देख रहे थे, मैच्योर एम्ब्रियोसेक। तो मैच्योर एम्ब्रियोसेक क्या है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक ये जो है ना, ये एम्ब्रियोसेक है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं, इसकी स्ट्रक्चर ये वाली है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें मतलब आपको ड्रॉ करनी होगी इसमें। तो इसमें दिखाना होगा आपको माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, ये वाला। इसको ये इधर इन्होंने ऐसे रखा है, तो ये इस वाले में बिल्कुल सीधा फिट आएगा, इसमें से उल्टा करके रखना होगा। तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर साइड में सिनर्जिड दिख रही है, ठीक है। इसके पास ये एग दिख रहा है, एंड ये ऊपर दूसरी साइड चेलेजल साइड में एंटीपोडल सेल। तो याद रखना है, चेलेजल साइड में एंटीपोडल आएंगी, एंड माइक्रोपाइलर साइड में ये आएगा सिनर्जिड एग, एंड बीच में रहेंगी पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो सेल है बीच वाली दैट इज सेंट्रल सेल। अब देखो यहाँ पर 3 सेल यहाँ दिख रही है, 3 सेल ये दिख रही है, और ये एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, यानी कि ओवरऑल कितने न्यूक्लियस है यहाँ पे, 1 2 3 8 न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या होता है, 8 न्यूक्लियस होते हैं एंड 7 सेल होती है। तो ये कहा जाता है कि जो मेच्योर एम्ब्रियो सेक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ इन्होंने पूछा है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है फीमेल प्राइमेट में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो है वो बिगिन होती है प्यूबर्टी में, ठीक। अब आंसर पूछें क्वेश्चन के, नेम द 4 phases of menstrual cycle और how does the menstrual phase last in menstrual cycle, कितना टाइम लगता है, और हार्मोन के बारे में पूछा है, और एलिच सर्च। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इससे सॉल्व कर लेंगे, बाकी हमने आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे दिए हैं, ठीक है। तो पहले यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 phases पूछी है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है, और फोलिकुलर फेज होती है, और फिर ओवोल्यूशन होता है, एंड फिर लूटियल फेज आ जाती है। तो 4 phases क्या हो गई, ये phases हो गई। 1 मेंस्ट्रुअल चल रही है, देन फॉलिकल्स जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड में क्या होगा, ओवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ओव्यूल रिलीज होगा, सॉरी ओव्यूल नहीं, ओवम, ठीक। एंड आफ्टर दैट लूटियल फेज शुरू होगी, जब ये ओवम जैसे ही रिलीज हुआ यहाँ से, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये इसका डेवलपमेंट होता है, मतलब, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट होगा। तो अब क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। तो फर्स्ट से हमें फेज पता लग गई, सेकंड उन्होंने पूछा कि कितना टाइम तक रहते हैं। तो देखो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, ये जो है ये एंडोमेट्रियम होती है, एंड एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये शेड ऑफ होती है, एंड वो जो ब्लड निकलता है फिर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, एंड ये जो होती है फर्स्ट से 5 डेज तक रहती है, यानी कि 3 to 5 डेज तक इसका ड्यूरेशन होता है, इतने दिन तक ब्लीडिंग रहती है। एंड व्हेन एंड व्हाई हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रीच देयर पीक, तो ऐसा कब होता है। अब देखो एस्ट्रोजन कहाँ आ रहा है, जहां पे ओवोल्यूशन हो रहा है वहां पर एस्ट्रोजन पीक पे आ रहा है, एंड जहां पर कौन सा कॉर्पस ल्यूटियम लूटियल फेज चल रही है वहां पर प्रोजेस्टेरोन पीक दे रहा है। तो यही चीज बताएंगे कि भाई जब वो ओवोल्यूशन होता है तो एस्ट्रोजन यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये जो है फॉलिकल ही सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन को। एंड कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे मतलब चलता है, बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है। और वो सिक्रेट करेगा तो भाई बढ़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज जब बढ़ेगा, देखो एलएच सर्ज यहाँ पे आई है ना, सर्ज हुई एलएच सर्ज, तो एलएच सर्ज होगी तो वो क्या करेगा, ओवोल्यूशन कराएगा, और ओवोल्यूशन करने के साथ साथ वो प्रमोट भी करेगा कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को। अब मैंने ओरली बता दिया है, मैंने लिखकर भी बताया यहाँ पर। नेम दी 4 phases, तो मेंस्ट्रुअल फेज, और
फोलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ये हो गया। फिर इन्होंने पूछा कि टाइम ड्यूरेशन, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम ये ब्रेक डाउन होती है और टाइम ड्यूरेशन क्या है 3 to 5 डेज। मैंने ये थोड़ा ज्यादा इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी सिर्फ इतना ही पूछे कि डेज, वो रीजन भी तो पूछ सकते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है भाई। तो रीजन है कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है ना, और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। फिर व्हेन एंड व्हाई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रीच पीक, तो बताया था कि एस्ट्रोजन कब होते हैं, जब ओवोल्यूशन होता है, जस्ट बिफोर, उससे पहले होता है, ठीक है। और क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, वो वही तो सीक्रेट करते हैं इनको। प्रोजेस्टेरोन में क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। ल्यूटियल फेज में ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है ना। अब एलएसआर का इन्होंने पूछा सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस वही कि एलएसआर जो होता है वो ओवोल्यूशन करता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है यहाँ पर एंड ओवोल्यूशन होता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका ऑल्सो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इन्होंने, एक्सप्लेन हाउ इज बैक्टीरियल सेल मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम मीडियम। तो क्या होता है, ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इसको हमें बनाना है कॉम्पिटेंट, तो हम यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं और मतलब क्या करते हैं, कोल्ड लेते हैं बिल्कुल, ठीक है, कोल्ड होगी एकदम, आइस को ऐसी रहेगी ठंडी। एंड देन हम आइस लेते हैं, आइस पर ये काम करते हैं, आइस में इसे डालते हैं, इसको ट्रीट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड से आइस में। एंड देन हमने ये जो है ये हम यहाँ ऐड करेंगे, हम रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए जो है ऐड करेंगे, ठीक है, इसके साथ। एंड देन आरडीएनए ऐड जैसे कर दिया आइस पर ही, उसके बाद हम टेम्परेचर देते हैं इसको 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हीट शॉक। और हीट शॉक देने के बाद क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए अब ये पोर क्रिएट हो जाएंगे एंड देन इसके बाद हम फिर से इसे आइस पर रख देते हैं। तो ये हीट शॉक की वजह से यहाँ पे पोर ओपन होते हैं, पोर ओपन होते हैं एंड वो जो डीएनए है वो सेल में चला जाता है। तो यहाँ बताया है कि बैक्टीरियल सेल को जो है हम कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, जो कि सेल की परमेबिलिटी बढ़ाती है। एंड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको फिर मिक्स करते हैं आइस पर इनके साथ, और फिर हीट शॉक दे देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। और जैसे ये इससे पोर बनेंगे और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो क्या हो जाएगा, सेल में एंटर हो जाएगा और फिर हम इसे आइस पे रख देंगे, ठीक है। तो यहीं पे बताया बैक्टीरियल सेल जो होती है कॉम्पिटेंट सेल, उसको डाइवेलेंट कटायन के साथ हम बनाते हैं और हीट शॉक देते हैं उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, एम्प्लीफिकेशन के स्टेप पूछे हैं पीसीआर टेक्निक के थ्रू। अब पीसीआर की फुल फॉर्म सबसे पहले पता होनी चाहिए, पीसीआर होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये होता है, देखो नॉर्मली हमारे अंदर रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन का काम क्या है, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनती है रेप्लिकेशन से हमारे अंदर नेचुरली, इन विवो में है ना, इन विवो है ना नेचुरल सिस्टम में। और ये पीसीआर जो होता है ये इन विट्रो होता है, ठीक है, इन विट्रो हम डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं, डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। तो वहां पर भी यानी कि हम इसको कॉपी ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम डीएनए को ना सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड है उसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे। डिनेचुरेशन में क्या होता है, डीएनए को सिंगल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं। देन हम फिर क्या करेंगे, प्राइमर, क्योंकि प्राइमर की जरूरत है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डीएनए जो होता है डीएनए पॉलीमरेज उसको 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए, तभी वो उसको उसको मतलब पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है, रेप्लिकेशन करता है ना, तभी करता है ना। तो उसको 3 प्राइम एंड फ्री चाहिए, तो हम यहाँ पर एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग का काम होता है प्राइमर की, एनिलिंग में क्या होता है, प्राइमर बाइंडिंग होती है, जो कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस लेते हैं उनकी, और प्राइमर यानी कि बाइंड होंगे, कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, शॉर्ट डीएनए स्ट्रेच होते हैं, बहुत शॉर्ट साइज के होते हैं, ठीक है। और अब ये बाइंड हो गए, देन इसके बाद एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर ही यहाँ पे रखना होता है 72 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एंजाइम यहाँ पर जो है वो सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है, नॉर्मल एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा, डिनेचर्ड हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पर डिनेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पर टेक पॉलीमरेज यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक पॉलीमरेज जो होता है ये
जो है वो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, थर्मो स्टेबल होता है ये थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से मतलब लिया गया है। ओके, एंड ये जो होता है हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे ये काम कर रहा है। वो सेल वो जो बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कैसे करेगी, क्योंकि उसके अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम रेप्लिकेशन कर सकता है। तो हम इस एंजाइम को यहाँ पर पीसीआर में यूज करते हैं। एंड फाइनली तो बताया, पहले डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बना लिया, फिर हमने यहाँ पे प्राइमर ऐड कर दिए, फिर एक्सटेंशन के लिए हमने ये डीएनए पॉलीमरेज डाला, और साथ में हमें न्यूक्लियोटाइड की तो जरूरत है ही है, मोनोमर्स तो चाहिए ना, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड दिया जाता है। और फाइनली एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे बहुत सारी 30 साइकिल चलाई जाएगी, एंड 30+ साइकिल्स होती है, 30 to 40, और डीएनए जो है वो 1 बिलियन टाइम एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कितने टाइम एम्पलीफाई करता है, तो अप्रोक्स 1 बिलियन टाइम डीएनए को एम्पलीफाई किया जा सकता है थ्रू द पीसीआर। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेप्स याद होने चाहिए। ये एनसीईआरटी से अपने लिया है कि डिनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, डिनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन में डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड बनाते हैं, और वो कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से, 94 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फिर एनिलिंग जो होती है वो थोड़ा सही टेम्परेचर पे होती है, एंड इसका टेम्परेचर 50 to 60 रहता है, और ये भी बेस्ड अपॉन दी मतलब हम कौन सा मतलब ये प्राइमर और कौन से ये हैं सीक्वेंस, उसके बेसिस पर होता है ये, ठीक है। एनिलिंग टेम्परेचर हम देखते हैं डीएनए के बेसिस पर। फिर एक्सटेंशन जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम यूज होता है, टेक पॉलीमरेज, ठीक है। और भी अभी पॉलीमरेज आने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर टेक पॉलीमरेज ये बहुत मतलब सही एंजाइम है, जो कि हीट को मतलब टोलरेट कर सकता है, थर्मोस्टेबल है ये, है ना। ये वरना तो ये डिजनरेट हो सक मतलब क्या बोलेंगे उसको, कोई चीज है कोई, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन है ना। अब प्रोटीन क्या होती है, उनमें स्ट्रक्चर बिगड़ जाती है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। बॉन्डिंग होगी, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कुछ बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो भाई वो काम नहीं करेगा। तो नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पर टेक पॉलीमरेज हमें लेना पड़ता है। अब आते हैं, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होंगे, यानी कि उनके अंदर ट्रांसजेनिक जीन, कोई मतलब उनमें जीन में कुछ अल्टरेशन किया गया है, तो यानी कि जिनके जीनोम में जो है कोई हमने क्या किया हुआ है, जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन, जिनमें हम कोई फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, उनके कोई रीजन बताने हैं। तो रीजन ये है कि ह्यूमन बीइंग मोस्टली काम किस लिए करता है, अपने फायदे के लिए करता है। तो नॉर्मली फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्टडी डिफरेंट डिजीज की स्टडी करने के लिए डिजीज के मॉडल बना रखे हैं, और ज्यादातर माइस मॉडल, रेबिट, इनको ज्यादा यूज करते हैं, है ना। और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए भी, जैसे कि मतलब काओ, शिप, और इनके भी मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि ह्यूमन की कोई प्रोटीन है, उसको मिल्क में प्रोड्यूस कराया जाए है, ठीक है। यानी कि उसमें जो काऊ थी उसके जाइगोट में कुछ जीन, मतलब उसके जाइगोट के न्यूक्लियस में कुछ जीन इंसर्ट किया होगा, और जिस जीन की वजह से उसके अंदर कोई चीज कुछ नया वो प्रोड्यूस कर रहा है। मिल्क के साथ साथ हमें मिल्क के अंदर कोई प्रोटीन मिल रही है, ह्यूमन प्रोटीन। ऐसे ही वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, कुछ केमिकल जो है उसकी टॉक्सिसिटी के लिए भी, कोई ड्रग, कुछ भी मेडिसिन बनी है, कोई डिजीज स्टडी करनी है, तो ये सब क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करके करते हैं लोग, ठीक है। तो आज हमारा ये वाला पेपर भी जो है कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर शुरू करेंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए, और बाकी मौज करो, थोड़ा सीरियस होके पढ़ो, लेकिन हंसते हुए पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू।